हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या डीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल सफलता बैच के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। और भारतीय संविधान के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संघीय संसद। ठीक है, आज हम जानेंगे पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट किस भाग में है, किस आर्टिकल में है, इसको लेकर के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम उतनी ही डिटेल जानेंगे जितनी कि लेखपाल की परीक्षा के लिए ज़रूरी हो। ठीक है, संसद की बात करते हैं तो जो संघीय संसद का प्रावधान है ये भाग 5 में दिया गया है। अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक जो भी आर्टिकल हैं ये किससे संबंधित हैं, ये संसद से संबंधित हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं संसद और उसकी कार्यवाहियों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, तो वो हैं अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 79 की। अनुच्छेद 79 में भारत की संसद की संरचना के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे कि जो भारत की संसद है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एक तो है आपके प्रेसिडेंट, दूसरी है लोकसभा और तीसरी है राज्यसभा। तो याद रखना, संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये बात कहाँ पे लिखी है, अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 में भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है, इस बात को याद रखना। फिर हम जानते हैं लोकसभा के बारे में। ठीक है, लोकसभा जो है ये संसद का पहला सदन माना जाता है और इसे निम्न सदन भी कहते हैं। तो याद रखना, जब हम निम्न सदन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लोकसभा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा की संरचना कहाँ पर है। तो अनुच्छेद 81 जो है ये लोकसभा की संरचना से संबंधित है। ठीक है, लोकसभा राज्यों से 530 और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 550, अधिकतम 550 सदस्यों से मिलकर लोकसभा बनेगी। ये अभी का आंकड़ा है। ठीक है, लोकसभा में जो राज्य हैं उनको उनके जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं। जब हम बात करते हैं कि किसी भी राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, तो किस आधार पर ये विभाजन किया गया है, तो ये बात याद रखना कि राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटों को आवंटित किया गया है। ठीक है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन है वो किस जनगणना पर आधारित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना, लोकसभा में जो राज्यवार सीटों का आवंटन है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। जबकि प्रत्येक राज्य का जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में जो विभाजन है वो 2001 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना। फिर हम बात करते हैं लोकसभा का सदस्य यदि कोई बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, लोकसभा से लेकर 3 तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, लोकसभा का स्थगन कौन करता है, दूसरा लोकसभा का सत्रावसान कौन करता है, और तीसरा लोकसभा का विघटन कौन करता है। ठीक है, याद रखना, लोकसभा का जो स्थगन है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, लोकसभा का स्थगन कौन करता है, लोकसभा का स्थगन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। जबकि यदि हम बात करें लोकसभा के सत्रावसान की और लोकसभा के विघटन की, तो वो कौन करते हैं, वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा का सत्रावसान और लोकसभा का जो विघटन है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इस बात को भी याद रखना। ठीक है, अगला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 93 आर्टिकल 93, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद यथाशीघ्र अर्थात जल्दी ही अपने 2 सदस्यों को, लोकसभा के अंदर जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, उन्हीं में से एक सदस्य को अध्यक्ष और दूसरे सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। तो इस बात को भी याद रखना, ये कहाँ पे कहा गया है, अनुच्छेद 93 में, कि लोकसभा अपनी
पहली बैठक के बाद जल्द ही अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। ठीक है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है यदि वो अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे दे सकता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकता है, और यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र एक दूसरे को सौंप सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के लिए कितने स्थान हैं, तो 84 सीटें, 84 स्थान हैं किसके लिए, अनुसूचित जातियों, शेड्यूल कास्ट के लिए। और जो अनुसूचित जनजातियों की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो लोकसभा में स्थान है वो कितने हैं, वो 47 हैं। ठीक है, तो दोनों सीटें याद रखना, जो 84 सीटें हैं ये अनुसूचित जातियों के लिए हैं, और जो 47 सीटें हैं ये अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट कब देते हैं, अपना मत कब देते हैं। तो सामान्यतः जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो अपना मत नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग सामान्यतः तो नहीं करते, लेकिन करते कब हैं ये भी जानना जरूरी है। तो अपने निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर अर्थात टाई हो जाए, तो फिर ये जो समझौता है या जो बात है, मतदान है, वो किस तरफ जाए, अपना निर्णायक मत का जो प्रयोग है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, और जिस तरफ उसका मत होता है वही बात मान ली जाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर के बारे में, जो प्रोटेम स्पीकर है ये आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। तो याद रखना प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है, इसका काम है नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है, नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर किसको चुना जाता है ये भी जान लीजिए, और इसका कार्य क्या होता है प्रोटेम स्पीकर का ये भी जान लीजिए। इसका कार्य क्या है, नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना। और इसका चुनाव कैसे होता है, तो जो नवनिर्वाचित सदन होता है, नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा के जो सत्र होते हैं उनमें अंतराल लगभग कितना हो सकता है। तो कहा गया है कि लोकसभा के जो सत्र होते हैं उनमें 6 महीने से अधिक का जो अंतराल है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा के 2 सत्र बुलाए जाने आवश्यक हैं 1 वर्ष में। हालांकि भारत में व्यवस्था क्या है, सामान्यतः भारत में लोकसभा के 3 सत्र बुलाए जाते हैं। एक आपका बजट सत्र है, दूसरा मानसून सत्र है, और तीसरा शीतकालीन सत्र है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा के सत्र में अंतराल कितना हो सकता है एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में, तो 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखना। फिर हम बात करते हैं कोरम या गढ़ पूर्ति की। तो लोकसभा या राज्यसभा का जो कोरम है ये कितना होता है, ये होता है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। और ये बहुत बार पूछा जा चुका है कोरम के बारे में। कोरम कितना होता है, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। ठीक है, यदि लोकसभा का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो लोकसभा की जो बैठकें हैं वो जो है सामान्य रूप से संचालित नहीं हो पाती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है ये लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। कितने, तो 80 जो प्रतिनिधि हैं उत्तर प्रदेश से भेजे जाते हैं लोकसभा में। ठीक है, महाराष्ट्र से कितने, 48, और पश्चिम बंगाल से 42, तो उसको भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं कि लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था। तो लोकसभा का जो पहला चुनाव है ये हुआ था 1951 में। कब, अक्टूबर में शुरू हुआ है और फरवरी 1952 तक चला था। ठीक है, 489 सीटों के लिए जो पहला लोकसभा चुनाव है ये हुआ था, तो इस बात को भी याद रखना। ठीक है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे। और जो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थे अनंत सैनम आयंगर। ठीक है, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर,
और लोकसभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे अनंतशयनम अयंगर, तो इसको भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी मीरा कुमार, इनको याद रखना। और वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं आप सब जानते हैं ओम बिरला जी हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 330 की। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। कहाँ पर? लोकसभा में। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 330 में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लोकसभा में एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए सर्वाधिक जो आरक्षित सीटें हैं वो किस राज्य में हैं? तो वो मध्य प्रदेश में है। और कितनी है? तो शायद 6 हैं, ठीक है। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं पी.ए. संगमा और ये 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, ये भी याद रखना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता कब मिली? तो इसको याद रखना, सर्वप्रथम 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता मिली थी। फिर हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज की, अर्थात स्टेट और उनकी लोकसभा सीटों के बारे में। सर्वाधिक लोकसभा सीटें किस राज्य के पास हैं? तो उत्तर प्रदेश के पास हैं। उत्तर प्रदेश के पास 80 लोकसभा सीटें हैं। फिर अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आता है। महाराष्ट्र के पास 48 लोकसभा की सीटें हैं और पश्चिम बंगाल के पास 42 लोकसभा की सीटें हैं। तो ये 3 राज्य जो हैं लोकसभा में बहुत बड़ा अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं, ठीक है। फिर हम बिहार की बात करें तो बिहार के पास 40 लोकसभा की सीटें हैं और तमिलनाडु के पास है 39, ठीक है। मध्य प्रदेश के पास 29 लोकसभा की सीटें हैं। कर्नाटक के पास 28 लोकसभा की सीटें हैं। ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको लेकर कि किस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी लोकसभा की 26 सीटें हैं और राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। तो इस बात को याद रखना कि राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो दोनों में लोकसभा की 25-25 सीटें हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं और केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, ठीक है। और तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। तो ये स्टेट जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना। आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं झारखंड और असम, इन दोनों राज्यों में लोकसभा की 14 सीटें हैं, तो इसको भी याद रखना। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, हरियाणा में 10 सीटें हैं और उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं उन स्टेट के बारे में जिनके पास लोकसभा की 2 सीटें हैं। ऐसे कितने स्टेट हैं? तो ऐसे 5 हैं। आपका मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है और गोवा है, ठीक है। ज़्यादातर तो उत्तर पूर्वी राज्य ही हैं गोवा को छोड़कर, ठीक है। ये उत्तर पूर्वी राज्य हैं जिनके पास लोकसभा की 2-2 सीटें हैं। गोवा के पास भी 2 सीटें हैं, तो इसको भी याद रखना। फिर हम एक सीट के बारे में बात करते हैं तो आपका सिक्किम है, नागालैंड है और मिजोरम है, ठीक है। सिक्किम के पास भी लोकसभा की एक ही सीट है, छोटा सा स्टेट है। नागालैंड के पास भी 1 सीट है और मिजोरम के पास भी 1 सीट है। फिर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। उनको किन केंद्र शासित प्रदेशों के पास लोकसभा की सीटें हैं? तो एक तो आपका दिल्ली है, दिल्ली के पास 7 लोकसभा की सीटें हैं और जम्मू कश्मीर के पास 5 लोकसभा की सीटें हैं। दादर नगर हवेली और दमन दीव के पास लोकसभा की 2 सीटें हैं, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, ठीक है। राज्यसभा जो है ये संसद का उच्च सदन माना जाता है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है और ये जो है राज्यसभा जो है ये संसद का उच्च सदन है, तो इसको याद रखना। राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी निर्धारित है? वो निर्धारित है 250। हालांकि अभी कितनी है? तो अभी है 245, ठीक है। अनुच्छेद 80 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 80 में क्या दी गई है? राज्यसभा की संरचना जो है ये अनुच्छेद 80 में दी गई है। 81 में क्या है? 81 में है लोकसभा की संरचना, ठीक है। राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के 238 निर्वाचित तथा 12 मनोनीत सदस्यों से मिलकर बनेगी, ठीक है। तो याद रखना 238 सदस्य जो हैं ये निर्वाचित रहेंगे और जो 12 सदस्य रहेंगे ये मनोनीत रहेंगे। इनसे मिलकर के
राज्यसभा जो है बनेगी। ठीक है, ये जो 238 निर्वाचित सदस्य हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इस बात को भी याद रखना। और ये जो 12 मनोनीत सदस्य हैं इनको कौन मनोनीत करता है, तो इनको राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, ये भी बात याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य कितने हैं। तो वर्तमान में बात कर चुके हैं 245 सदस्य हैं, 233 सदस्य राज्यों से हैं और 12 सदस्य मनोनीत सदस्य हैं जिनका मनोनयन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किस क्षेत्र से किया जाता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो मनोनीत सदस्य वे होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो, उनको राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ठीक है, याद रखना राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और याद रखना राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी संस्था है जिसका जो प्रमुख होता है वो उसका सदस्य नहीं होता, तो वो राज्यसभा ही है। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इस बात को याद रखना। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उप सभापति चुनती है। ठीक है, सभापति तो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन जो उप सभापति होते हैं उनको राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही चुनती है, अर्थात उप सभापति जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, उप सभापति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वो सभापति को दे सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 312 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 312 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना केवल राज्यसभा का अधिकार है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकती है, तो केवल राज्यसभा ही कर सकती है। ठीक है, भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 3 संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं जो कि राज्यसभा में शामिल होते हैं। एक है आपका दिल्ली, दिल्ली के पास राज्यसभा की 3 सीटें हैं। और दूसरा है पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी के पास राज्यसभा की 1 सीट है। और तीसरा है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के पास राज्यसभा की 4 सीटें हैं। ठीक है, कुल मिला के 8 सीटें राज्यसभा के पास राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की हैं, तो ये बात याद रखना। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रहित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। और वो जो कानून बनेगा उसकी जो समय सीमा रहेगी वो 1 वर्ष रहेगी। हालांकि यदि राज्यसभा चाहे तो वो इसे आगे भी बढ़वा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर हम बात करते हैं कि राज्यसभा की किस स्टेट के पास कितनी सीटें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के पास राज्यसभा की 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र के पास राज्यसभा की 19 सीटें हैं। किसके पास, महाराष्ट्र के पास राज्यसभा की 19 सीटें हैं। तमिलनाडु में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 18 सीटें हैं। ठीक है, बिहार के पास राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 16 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल के पास भी 16 सीटें हैं। तो बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों के पास राज्यसभा की 16 सीटें हैं। और कर्नाटक के पास राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 12 सीटें हैं। ठीक है, तेलंगाना के पास राज्यसभा की 7 सीटें हैं। झारखंड के पास राज्यसभा की 6 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ और हरियाणा दोनों के पास राज्यसभा की 5-5 सीटें ही हैं, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, 1 सेकंड, आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की बात हम कर चुके हैं, कर्नाटक की बात भी कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन 3 राज्यों के पास राज्यसभा की 11 सीटें हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के पास राज्यसभा की 11 सीटें हैं। उड़ीसा और राजस्थान के पास राज्यसभा की 10 सीटें हैं। ठीक है, फिर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के पास राज्यसभा की 3 सीटें हैं।
उत्तराखंड के पास भी 3 सीटें हैं। इसके बाद नागालैंड हो, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, ज़्यादातर जो भी पूर्वोत्तर राज्य हैं इनके पास राज्यसभा की केवल और केवल 1 सीट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पंजाब और असम की। पंजाब और असम के पास राज्यसभा की 7 सीटें हैं। संघीय क्षेत्रों की बात हम पहले ही कर चुके हैं। दिल्ली के पास राज्यसभा की 3 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर के पास राज्यसभा की 4 सीटें हैं और पुदुचेरी के पास राज्यसभा की 1 सीट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राज्यसभा के प्रथम उपसभापति की। राज्यसभा के जो प्रथम उपसभापति हैं वो श्री SV कृष्णामूर्ति राव हैं, तो इनको भी याद रखना। फिर हम कुछ अन्य आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 क्या है? आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या फिर भारत के किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। कब? आपातकाल की स्थिति में। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 250 के तहत। बात करें अनुच्छेद 252 की, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 252 के तहत। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 253 की। अनुच्छेद 253 जो है ये संसद को किन्हीं अन्य देशों के साथ संधि अथवा समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, कौन? अनुच्छेद 253 किसको अधिकार देता है? संसद को। ठीक है, याद रखना संसद उच्चतम विधायी संस्था है और संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो सिर्फ संसद के पास है। ठीक है, राज्य विधानमंडलों को इस तरह के अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 368 की बात करें तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। हालांकि संसद की जो संशोधन करने की शक्ति है वो असीमित नहीं है, इस बात को भी याद रखना। कोई संसद सदस्य जब 60 दिनों तक सदन में बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 105 की, बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं शून्यकाल की। शून्यकाल को लेकर सवाल पूछा जाता है कि शून्यकाल किस देश की देन है, तो याद रखना शून्यकाल भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है। कितने समय का होता है शून्यकाल? तो 1 घंटे का होता है और लोकसभा में 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो समय होता है वो शून्यकाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 108 की। संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है वो किस में है? अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो वो राष्ट्रपति बुलाते हैं, ये बात भी याद रखना। अनुच्छेद 109 में क्या है? अनुच्छेद 109 कहता है कि जो धन विधेयक है वो लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक की जो परिभाषा है वो दी गई है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 118 क्या कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, तो याद रखना जो संयुक्त बैठक है ये बुलाते हैं राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत, और इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ये भी याद रखना। अब तक कितनी बार हो चुकी है? तो अब तक 3 बार जो है संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, 1961 में, 1978 में और 2002 में। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय होता है वो अंतिम रूप से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, तो याद रखना लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय इस विषय में अंतिम होता है। यही निर्णय करते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, भारत की संचित निधि से यदि धन निकालना हो तो किस तरह से निकाला जा सकता है? तो संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, तो विनियोग विधेयक के बारे में याद रखना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भारतीय संसद का जो सचिवालय होता है वो सरकार से स्वतंत्र होता है। भारतीय जो संसद है वो संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। फिर हम कुछ महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की बात करते हैं, जैसे लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के नेता होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 1 वर्ष होता है।
तो ये भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं प्राक्कलन समिति की। प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। और याद रखना ये 30 सदस्य केवल और केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।